थैंक्स एवरीवन। आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी में आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जिनको कहते हैं। 4 क्वेश्चन हैं, एक और में है, तो मतलब टोटल मिला के आपके सामने यहाँ पर 5 क्वेश्चन होंगे। चलिए देखते हैं इसमें। 32 में दे रखा है द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर। आपको बेसिकली यहाँ पर दे रखा है पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस, ये वाली टर्म ध्यान से देखेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है। इफ़ ईच इक्वल साइड इज 5/6 ऑफ द बेस। देखो जितना भी बेस है, बेस का मतलब है कि जो अनइक्वल साइड है उसका 5/6 इक्वल साइड है। यानी कि अगर आपकी मान लो अनइक्वल साइड है 6x, जो इसका डिनोमिनेटर दे रखा है मैंने उसी के साथ x लगा के इसकी अनइक्वल साइड मान ली 6x। उसके बाद 5/6 निकालेंगे तो इसकी जो इक्वल साइड हो जाएंगी वो हो जाएंगी 5x और 5x इक्वल, यानी कि दो साइड। अब तीनों को ऐड करेंगे तो मुझे पेरीमीटर मिलेगा 5 + 5 10, 10 + 6 16x, और पेरीमीटर मुझे दे रखा है 32 सेंटीमीटर के इक्वल, यानी कि 16x विल बी इक्वल टू 32। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 2। अगर आपकी x की वैल्यू आ जाएगी तो आप यहाँ से इसलिए क्या निकाल सकते हैं, आप इसकी तीनों साइड्स निकाल सकते हैं। जैसे देखो पहली साइड थी 6x, फिर 5x, फिर 5x, तो 6x का मतलब पहली साइड हो गई 12, 5x का मतलब दूसरी साइड हो गई 10, और तीसरी भी साइड हो गई 10, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब यहाँ तक तो क्वेश्चन ठीक था, लेकिन आगे निकालना है इसका एरिया। अब देखो अगर कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में एरिया जो है हीरोन्स फार्मूला से निकाल कर आएंगे। हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, एरिया निकल जाएगा, बट दिक्कत ये है कि आपके सिलेबस में 10th में हीरोन्स फार्मूला नहीं है, वो 9th क्लास में है। इसलिए मे भी हो सकता है कि हीरोन्स फार्मूला से आपका आंसर एक्सेप्टेड ना हो। तो आपको कैसे इसमें इसका एरिया निकालना, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसकी एक खास बात होती है। जैसे इसी को मान लेते हैं कि इसकी ये जो दो इक्वल साइड है वो तो है 10 और 10, और अनइक्वल साइड को मैंने मान लिया 12। अब जब वर्टेक्स से जो 10 और 10 दोनों साइडें मिल रही है, इस वर्टेक्स से अगर मैं सामने वाली साइड पर मीडियन डालूंगा तो वही मीडियन होगा और वही परपेंडिकुलर होगा। ये खास बात होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में और आइसोसेलेस ट्रायंगल में। जो लाइन मीडियन होती है वही यहाँ पर परपेंडिकुलर भी होती है। मीडियन का मतलब क्या हुआ कि जो नीचे वाली 12 है साइड, अनइक्वल साइड, इसको 6 और 6 में ब्रेक कर देगा। यानी कि बेसिकली ये वाली 6 होगी और इधर वाली भी 6 बचेगी। 6 + 6 12 हो जाएगा, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ध्यान से देखो आधे पोर्शन को, आप ध्यान से देखो इस आधे पोर्शन को। राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है 10, इसका बेस है 6, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर आएगा 4, 3 दूनी 6, नहीं सॉरी 8 आएगा। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर देखो हाइपोटेन्यूज हो गया 10, ये है मेरे पास राइट एंगल, नीचे वाली साइड दे रखी है 6, तो जो हाइट बचेगी वो बचेगी 8, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 6, 8 और 10 का। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो अब मेरे पास इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट आ चुकी है। हाइट है मेरे पास 8 और इसका मेरे पास बेस आ चुका है, बेस है मेरे पास 12। तो इसका एरिया निकालने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस, बेस है यहाँ पर 12, और इंटू हाइट, हाइट है यहाँ पर 8। तो 2 से काटेंगे, 2 × 2, 2 × 6 = 12, और 8 × 6 कितना हो जाएगा 48। तो प्यारे बच्चों इसका जो एरिया निकल कर आएगा वो आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस भी बच्चे ने इस क्वेश्चन को हीरोन से किया है तो एक बार आंसर मैच कर लेंगे, आंसर उसका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, अब ये मैं बोर्ड पे छोड़ देता हूँ कि वो लोग इसको हीरोन्स फॉर्मूले को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 33 देखते हैं। इसमें दिया है द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 6। हमें सम किसका दिया है, थर्ड टर्म का। थर्ड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको a + 2d लिख सकता हूँ, और 7th को मैं लिख सकता हूँ, दोनों का सम दिया है तो प्लस 7th होगी a + 6d, और इन दोनों का सम जो मुझे दिया है वो 6 दिया है। ठीक है, उसके बाद इन्हीं दोनों की प्रोडक्ट भी दी है, तो पहले तो सम निकाल लो। a + a हो जाएगा 2a, और 6 + 2d हो जाएगा 8d इक्वल्स टू 6। एक इक्वेशन तो मेरे पास ये आ गई। फिर इसने बोला है कि दोनों की प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट यानी कि a + 2d मल्टीप्लाई बाय a + 6d, इन दोनों की प्रोडक्ट मुझे क्या दी है 8 दी है। अब बेसिकली यहाँ से होगा क्या, आपके पास दो इक्वेशन आ चुके हैं। देखो यहाँ पर 2a + 8d = 6 है, ये तीनों ही नंबर 2 से डिविजिबल है, तो इनको डिवाइड कर देंगे। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, और 2 × 3 = 6। तो यहाँ पर मेरे पास आया a + 4d = 3। ठीक है, अब प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट में आपको करना है कि आपको पहले तो इनकी प्रोडक्ट निकाल लेनी है, a + 2d और a + 6d की। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप a की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, जो कि है 3 - 4d, क्योंकि यहाँ से अगर आप a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू निकल कर आएगी 3 - 4d। अब अगर मैं a की वैल्यू को यहाँ पर पुट करूँगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, एक वेरिएबल में आ जाएगा जो कि रहेगा d। तो इस a की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं। तो पहले ब्रैकेट में है a + 2d, तो a की जगह पर मुझे लिखना है 3 - 4d, और इसके साथ में है प्लस में 2d। दूसरे ब्रैकेट में a की जगह पे फिर से 3
-4d और यहाँ पर है 6d इक्वल्स टू 8। तो देखो ये बनेगा 3 -4d प्लस 2d -2d, इधर बनेगा 3 6d -4d प्लस का 2d। और ये आपके पास एक फॉर्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू 8। ठीक है, ये 8 है। इस 8 को इधर ले आएंगे, 9 माइनस 8 1 हो जाएगा इक्वल्स टू ये बनेगा 4d स्क्वायर। तो आपको यहाँ से d स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 1/4, लेकिन मुझे चाहिए d, तो इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे और इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 1/2। क्लियर है, यहाँ से आपका कॉमन डिफरेंस निकल कर आ गया 1/2। अगर कॉमन डिफरेंस मेरा निकल कर आ गया है तो मुझे क्या निकालना, फिर a निकालना है, तो इसमें पुट कर देंगे a की वैल्यू। a विल बी इक्वल टू 3 माइनस 4d और d की वैल्यू है 1/2, तो 2 2 जा 4, तो 3 माइनस 2, a मेरे पास कितना निकल कर आया 1। मेरे पास a आ चुका है, मेरे पास d आ चुका है। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को। उसके बाद बोला गया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, पहली 16 टर्म्स का सम आपको निकालना है, यानी कि बेसिकली आपको निकालना है s ऑफ 16। तो ये निकलेगा 16/2 n/2 ब्रैकेट 2a, तो a की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 × 1 2a प्लस n माइनस 1। अब n है 16 तो माइनस 1 करेंगे तो 15 इंटू d कितना है मेरे पास 1/2। ये बनेगा 2 8 जा 16, तो यहाँ से आएगा 8 ब्रैकेट में 2 प्लस 15 का हाफ होता है 7.5, तो ये बनेगा 8 मल्टीप्लाई 9.5। तो सम आएगा 8 पंजे 40, 4 8 9 72 और 4 76। तो सम कितना आएगा भाई 76। क्लियर है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा लेंदी तो होगा ही होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं इसको रेज कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका और में भी एक क्वेश्चन दे रखा था, तो उसको देखते हैं एक बार। एपी वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। देखो एपी को लोग आसान मानते हैं, बच्चे आसान मानते हैं, और एपी का देखो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो एपी को इतना भी हल्के में लेने की आप ये ना सोचें कि एपी बहुत ही आसान है। एपी का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी देता है, जैसे ये दिया था। हाँ, बट ये है कि अगर आपको कंसेप्ट पता है तो ईजिली आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका बी पार्ट पढ़ते हैं, जो और वाला दे रखा है। इसमें दिया है द मिनिमम एज ऑफ चिल्ड्रन एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन ए पेंटिंग कॉम्पिटिशन इज 8 ईयर्स। कम से कम 8 साल का बच्चा होना चाहिए, उससे छोटा ना हो। इट इज ऑब्जर्व दैट द एज ऑफ द यंगेस्ट, यंगेस्ट का मतलब सबसे छोटा, बॉय वॉज 8 ईयर एंड द एजेज ऑफ पार्टिसिपेंट्स वैन सीटेड इन द ऑर्डर ऑफ एज हैव ए कॉमन डिफरेंस ऑफ 4 मंथ्स। देखो अच्छी बात दे रखी, फिर से एपी का क्वेश्चन है। इसने बोला है कि सबसे छोटा जो बच्चा बैठा है वो बैठा है 8 साल का। ठीक है, उसके बाद 4 महीने का उसमें गैप आता जा रहा है, मतलब जो अगला बच्चा है वो कितने का है 8.4। अब यहाँ पे 4 नहीं लिखेंगे। ठीक है, 4 का मतलब क्या हुआ, 4 मंथ्स का अगर मैं ईयर में डिवाइड करूँगा तो ये आएगा 1/3। क्लियर है, तो यहाँ पर 8:1/3 होगा। ईयर में आपको कन्वर्ट करना है, या तो आप पूरे को मंथ में कन्वर्ट कर लो, सारा मंथ में कन्वर्ट करते चलो उस हिसाब से चलो, नहीं तो आप ईयर में कन्वर्ट करो। फिर इसने बोला कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट इज 168। यहाँ पर आपको सम दे रखा है बेसिकली 168। फाइंड द एज ऑफ द एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट इन द पेंटिंग कॉम्पिटिशन। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आपको बता रखा है कि टोटल कितने लोग बैठे हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मिनिमम एज ऑफ चिल्ड्रन एलिजिबल टू पार्टिसिपेट, age of the youngest boy was 8 years and age of the participants when seated in the order of age have a common difference of 4 months. If the sum of ages of all the participant is 168 years, find the age of the eldest participant। नहीं, देखो पहले तो आपको यहाँ पर n निकालना पड़ेगा। ठीक है, n कैसे निकालना पड़ेगा, मुझे सम दे रखा है, क्लियर है, मुझे a दे रखा है। a की वैल्यू तो 8 है क्योंकि पहला जो बच्चा है वो कितने साल का है 8 साल का। मैं सब कुछ ईयर में लेके चल रहा हूँ। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये बनेगा 8 या 24 और 25/3 माइनस 8, 1/3 निकलेगा 3, ये बनेगा 25 माइनस 24। तो आपके पास जो कॉमन डिफरेंस आया d वो कितना आया 1/3। तो पहले आप सम का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, सम ऑफ n टर्म्स वो यानी कि 168 इज इक्वल टू 2a, सॉरी n/2, n तो मुझे निकालना है n/2 ब्रैकेट 2a, 2 8 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n नहीं पता तो n की जगह n रखना पड़ेगा। n माइनस 1 इंटू डी कितना है 1/3। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये जो n/2 है, ये जो 2 है ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, तो 2 सीधा 168 के पास चला जाएगा। ये बनेगा 2 × 16, 2 × 12 और 1 13, 2 × 2 और 1 3 इक्वल्स टू, यहाँ पर रहेगा n एज इट इज, ये बनेगा 16 प्लस 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे n/3 माइनस 1/3। क्लियर है भाई। अब 16 में से 1/3 को माइनस करेंगे आप, ये बनेगा 336 इक्वल्स टू n, 16 माइनस 1/3, ये बनेगा 16 48 माइनस 1 47/3 प्लस ये बन जाएगा n/3। ठीक है, ये बना 47
बाई 3 प्लस n बाई 3, तो 3 दोनों का एलसीएम है, ये बनेगा 336 इज इक्वल टू n बाई 3 को हम कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा 47 प्लस n। इस 3 को फिर से उधर ले जाएंगे, ये बनेगा 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, 3 3 और 1 10, 1008 इज इक्वल टू n इंटू 47 प्लस n। अब बेसिकली यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा जिसको आपको सोल्व करना है। n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा n स्क्वायर प्लस 47n और ये 108 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आपको 1008 के कुछ ऐसे फैक्टर करने हैं कि मेरे पास उनका सम जो है 47 आए। ठीक है, तो 1008 के फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा और 1008 504 आएगा फिर से 2 से होगा 25 252, फिर से 2 से होगा 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, फिर यहाँ कर लेते हैं, फिर 2 से होगा, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 63, फिर 3 से होगा 21, उसके बाद फिर 3 से होगा 7। तो ये सब मेरे पास फैक्टर्स हैं। अब एक बार पेयर बना के देख लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 7 या 21 या 63 और 16, 13 में से 6 गया 7, हाँ बिल्कुल पहला ही फैक्टर बन गया हमारे पास 63 और 16। तो यहाँ पर बनेगा n स्क्वायर प्लस 63n माइनस 16n माइनस 1008। क्लियर है, तो यहाँ से तो n प्लस 63 बनेगा और यहाँ से माइनस का क्या कॉमन आएगा 16। क्लियर है, और प्लस यहाँ पर जो n की वैल्यू आएगी, माइनस का 63 तो हो नहीं सकता, तो प्लस का 16 जो होगा वही मेरे पास n का आंसर आएगा। तो पहला तो क्वेश्चन ये था कि इसमें हमें n की वैल्यू निकालनी है। हमें यहाँ पे टोटल 16 पार्टिसिपेंट है। ठीक है, अब आपको बतानी है कि सबसे बड़ा एल्डेस्ट का मतलब जो 16वां बंदा है उसकी एज क्या होगी। तो 16वीं टर्म निकालने का तरीका क्या है, a प्लस 15d। तो a यहाँ पर है 8 और 15 और d यहाँ पर है 1/3, तो 3 5 जा 15, 8 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा 13। तो जो लास्ट वाला जो बंदा है सबसे एल्डेस्ट है उसकी एज हो जाएगी 13 ईयर्स। देखो भाई 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन है तो थोड़े लेंदी तो होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मुझे दिया है 33, हमारा हो गया 34 में भी और का ऑप्शन दिया है, तो 34 देखते हैं। इसमें दिया है इन द गिवन फिगर PA एंड QB RC। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और ये इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, 5 मार्क्स का नहीं है, बट 5 मार्क्स में दिया इसलिए गया है क्योंकि बच्चों से ये होता नहीं है, तो बेवजह के 5 नंबर काट लिए जाएंगे। और अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। सीधा आपको ट्रायंगल सिमिलरिटी यूज़ करनी है, साइड्स का रेशियो लिखना है एक तरीके से, और साइड्स का रेशियो लिखते ही आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें बेसिकली आपको कुछ डायमेंशंस दे रखी हैं, AP को x दे रखा है, QB को y दे रखा है और RC को z दे रखा है। उसके बाद आपको जो प्रूव करना है 1/x प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 1/y, ये आपको प्रूव करना है। देखो भाई ये वाला जो फिगर है, इस फिगर को अगर मैं ध्यान से देखूं तो सबसे पहले मैं 2 ट्रायंगल्स ले लेता हूं। एक तो ट्रायंगल में ले लेता हूं APC, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं ट्रायंगल A, उसके बाद PC। ठीक है, उसके बाद इसी के साथ जो छोटा ट्रायंगल है BQC, ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं। तो दूसरा ट्रायंगल है BQC। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल्स में एक तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, एंगल CAP, और इस छोटे वाले में CBQ। ठीक है, दूसरा दोनों में एंगल C कॉमन है, तो एंगल सिमिलरिटी लगा के दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे सिमिलर। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि y/x, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि y/x इज इक्वल्स टू BC/AC, पहली चीज़। उसके बाद आप इधर वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ARC, ट्रायंगल ARC, बड़े वाला ले लिया। इसके साथ छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं, जैसे हमने ARC लिया है वैसे हम ले लेंगे AQB, ट्रायंगल AQB। इन दोनों ट्रायंगल्स में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंगल C और एंगल B तो 90 डिग्री हैं और इसमें एंगल A कॉमन है, तो यहाँ पे फिर से एंगल सिमिलरिटी लग के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, मतलब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि y/z विल बी इक्वल्स टू AB/AC। इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। अब सिंपली आपको 1 और 2 को ऐड कर देना है। 1 है मेरे पास y+x और 2 है y/z, इक्वल टू हो जाएगा BC/AC प्लस AB/AC। देखो यहाँ पर दोनों में y है, तो क्या मैं यहाँ से y को कॉमन ले सकता हूँ, अंदर बचेगा 1/x प्लस 1/z इक्वल्स टू में देखो AC एलसीएम आएगा, ऊपर आएगा BC प्लस AB। देखो BC ये रहा प्लस AB और BC को जोड़ेंगे तो यहाँ पर AC ही आ जाएगा, AC से AC कटेगा तो यहाँ पर बचेगा 1। अगर 1 बचा है तो y को 1 के पास लेके आओ, लेफ्ट में बचेगा 1/x प्लस 1/z इक्वल्स टू 1/y।
और यही देखो आपको प्रूव करना था 1/x + 1/z = 1/y। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था। चलिए इसके बी पार्ट्स को देखते हैं। बी में दिया है साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक का एज इट इज क्वेश्चन नंबर 12 उठा के दे दिया। ठीक है, दो क्वेश्चन थे एक जैसे, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14। 14 थोड़ा टफ था, जो हमेशा बच्चों को बताया जाता है कि 14 को रट लो, 14 आएगा पेपर में, बट आ गया 12। और जो बच्चे 14 को रट के जाते हैं वो 12 को गलत करके आ जाते हैं। अब एक्सरसाइज मुझे ध्यान नहीं है कौन सी, बट क्वेश्चन नंबर ध्यान है। चलो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, साइड ए बी बी सी मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी बना लो। एक ट्रायंगल ए बी सी, ये है एक ट्रायंगल ए बी सी और इसका एक मीडियन है ए डी। ए डी का मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक इसी तरीके से एक ट्रायंगल है पी क्यू आर और इसका भी एक मीडियन है पी एम। इसका मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है। इसने दिया है कि ये प्रोपोर्शनल में है। कौन सा? ए बी तो है पी क्यू के साथ। देखो क्या क्या इसने इक्वल दिया है, ए बी का तो पी क्यू के साथ इक्वल्स टू, बी सी का इसने मुझे दिया है क्यू आर के साथ, बी सी इक्वल टू क्यू आर। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। और तीसरा ए डी जो मीडियन है वो पी एम के साथ। क्लियर है? अब देखो अगर ये बीच वाली जो साइड है, अगर मैं इसका हाफ ऑफ कर दूं, हाफ ऑफ बी सी और हाफ ऑफ क्यू आर, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी का हाफ होगा बी डी बाई क्यू आर का हाफ होगा क्यू एम इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम। अब इन दोनों छोटे ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो, इसको और इसको, यानी कि ट्रायंगल ए बी डी को और ट्रायंगल पी क्यू एम को। ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम, दोनों ट्रायंगल्स में तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है। ए बी रेशियो पी क्यू, ये रहा ए बी रेशियो पी क्यू इक्वल्स टू बी डी बाई क्यू एम, बी डी बाई क्यू एम इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, यानी कि एंगल बी विल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल बी विल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स के अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। क्लियर है बात? अब मैं क्या करता हूँ कि ये तो मुझे दे ही रखा था, इसमें से मैं सिर्फ इस वाले पार्ट को यूज कर लेता हूँ, पहला दो। जो अब मैं बड़े ट्रायंगल को मुझे प्रूव करना है कि ये वाले जो बड़े ट्रायंगल है वो सिमिलर होंगे, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ए बी सी ट्रायंगल में मुझे ए बी साइड का रेशियो पी क्यू के साथ दिया है, ये दे रखा है ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ। फिर बी सी साइड का रेशियो क्यू आर के साथ दिया है, ये दे रखा है बी सी साइड का रेशियो क्यू आर के साथ। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है बी और क्यू वो मैंने अभी इक्वल प्रूव किया है। तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएंगे। कैसे? बाय साइड एंगल साइड। यही आपको प्रूव करना था कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो हमने साइड एंगल साइड लगा के दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, तो और वाला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा सिंपल था। मुझे तो बेसिकली लग रहा है कि 34 क्वेश्चन जो है वो दोनों ही पार्ट सिंपल थे। 34 का फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा बाहर से दिया था, बट उसके साथ ऑप्शनल में एनसीईआरटी से ही दे दिया। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि एनसीईआरटी से पेपर नहीं आता, हमेशा पेरेंट्स की और बच्चों की दिक्कत रहती है कि सर एनसीईआरटी से पेपर नहीं आता, एनसीईआरटी में कुछ नहीं है। तो जो बच्चे एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो करके जाते हैं ना, पूरा पेपर फाड़ के आते हैं। अब तुम मैथ्स का पेपर देख सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी से बाहर हो। अगर थोड़ा बहुत वो ट्रिकी देंगे तो उसके साथ क्वेश्चन और में डाल देंगे जो कि एनसीईआरटी से ही होगा। और इसमें तो बिल्कुल स्टेटमेंट भी चेंज नहीं करते वो लोग, ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। हमारा 34 हो गया है, ठीक है 35 पर आते हैं। 35 देखते हैं। If vessel is in the form of an inverted cone, its height is 8 cm and radius of its top which is open is 5 cm। बड़ा सिंपल दे रखा है। कौन है एक उल्टा कुछ ऐसे है, मतलब इन्वर्टेड है। इसकी जो रेडियस दे रखी है वो तो दे रखी है 5 सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट दे रखी है वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो क्या मैं यहाँ से कोन का वॉल्यूम निकाल सकता हूँ? कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 और यहाँ पर पाई वगैरह की वैल्यू के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो मैं पाई को भी पाई ही रख लेता हूँ। पाई आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 इंटू एच। एच कितना है? 8। तो 25 8 200, 200/3 पाई। ये आ गया बेसिकली इसका वॉल्यूम। इसने बोला इट इज फिल्ड टू द ब्रिम, ऊपर तक भरा हुआ है। व्हेन लेड शॉर्ट्स ईच ऑफ विच इज स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। सब कुछ सेंटीमीटर में है। अब छोटे छोटे इसमें है ना स्फीयर्स डाले गए, छोटे छोटे कई सारे, पता नहीं कितने डाले गए हैं, बट एक का जो वो है क्या है रेडियस, वो 0.5 है। तो एक का अगर मुझे वॉल्यूम निकालना होगा तो वो क्या होगा 4/3। पाई को पाई ही रख लेते हैं। आर क्यूब, आर है 0.5, 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 का क्यूब यानी कि 1/8। तो इसको इससे काट देते हैं, 4 2 8, ये बना पाई/6 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी सेंटीमीटर क्यूब है। क्लियर है भाई? उसके बाद दिया है, इसमें डाले गए हैं 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, मतलब इस ये जो टोटल वॉल्यूम था इसका 1/4 बाहर निकल गया। अब वॉल्यूम उतना ही बाहर निकलेगा जितना कि ये जो स्फीयर्स डाले गए हैं इनका टोटल वॉल्यूम होगा। बेसिकली मुझे इसका 1/4 वॉल्यूम चाहिए यहाँ पे, तो इसका 1/4 में निकाल लेता हूँ। तो 1/4 आ जाएगा इसका 50/3 पाई, यानी कि जितनी ये बॉल्स हैं उनका सबका वॉल्यूम 50/3 पाई है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि n बॉल्स हैं
तो n मैं कैसे निकालूंगा, इनके वॉल्यूम से एक का वॉल्यूम डिवाइड कर दूंगा, यानी कि मुझे करना है 50/3 पाई को डिवाइड करना है मुझे पाई/6 से, तो मल्टीप्लाई के टाइम पे हो जाएगा 6/पाई, तो पाई से पाई कटेगा, ये बनेगा 3 2 जा 6 और 50 × 2 कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो कितनी आ जाएंगी 100। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे 5 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, जो कि केस स्टडी का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है, एक गार्डन डिजाइनिंग टू प्लानिंग रेक्टेंगुलर लॉन इस तरीके से बनाया गया है। देखो ये तो अंदर की तरफ तो है आपका गार्डन, ये वाला ये तो है गार्डन, और ये बनाया गया है पाथवे, चलने के लिए रास्ता बनाया गया है। अब इनकी डायमेंशंस को ज़रा समझ लो। देखो ये जो पार्क है अंदर की तरफ, इसकी ब्रेथ और लेंथ मुझे दे रखी है 12 और 10, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। जो पार्क है इसकी लेंथ है 12 और ब्रेथ है 10, क्लियर है। अब पाथवे को इसमें ऐड कर देंगे, तो देखो ये जो गैप है ये x दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे इधर भी x है तो यहाँ भी x होगा, तो ये 10 है, ऊपर एक x नीचे एक x, तो टोटल पाथवे, अगर मैं इसको पाथवे को इंक्लूड कर लूँ तो टोटल जो लोन बना मेरे पास उसकी जो ब्रेथ होगी वो होगी 10 + 2x, और इधर वाले में x इधर ऐड हो जाएगा और x इधर ऐड हो जाएगा, तो 12 + 2x। बेसिकली ये बनेगा 12 + 2x और दूसरी हो जाएगी 10 + 2x। बस यही चीज़ आपको समझनी थी कि अगर मैं पाथवे को इंक्लूड कर लूँगा तब तो लंबाई और चौड़ाई ये हो जाएंगी, अगर सिर्फ पार्क को देखूंगा तो 12 और 10 होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। द टोटल एरिया ऑफ द लॉन इज टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द वॉकवे, दोनों को ऐड करके जो टोटल एरिया दिया गया है, मतलब ये वाले की बात हो रही है, 12 + 2x और 10 + 2x, इट इज इक्वल टू 360, क्लियर है। द विड्थ ऑफ द वॉकवे इज सेम ऑन द साइड, द डायमेंशन ऑफ द लॉन इटसेल्फ, ये सब कुछ मुझे दे रखा है बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटिंग द टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इसकी क्वाड्रेटिक बनानी है, तो क्वाड्रेटिक बनाना बड़ा सिंपल है। 12 × 10 120 प्लस 12 दूनी 24 और 10 दूनी 20, तो 24 और 20 कितना हो जाएगा 34 44 x, और 2 + 2 4 सॉरी 2 × 2 4x² इज इक्वल्स टू 360। देखो सब कुछ 4 से कट रहा है तो काट देते हैं, 4 से कटा, ये बनेगा 11, ये बनेगा 4 × 3 = 120 और ये बनेगा 90। तो आपके पास क्वाड्रेटिक बनेगी x² + 11x प्लस का 30 माइनस का 90 इधर आ जाएगा, तो माइनस का 60 इक्वल्स टू 0। ये बन गई प्यारे बच्चों आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 1 नंबर का क्वेश्चन। दूसरे में बोला है इसको सोल्व करो और x की वैल्यू बताओ, तो सोल्व करना कोई मुश्किल नहीं है, तो 60 के फैक्टर बनाओ कि 11 आ जाए। कौन कौन से होंगे, 2 30 नहीं चलेगा, उसके बाद 3 20 भी नहीं चलेगा, 4 15 15 और 4 बनेंगे, तो यहाँ पर आएगा प्लस का 15x और माइनस का 4x, तो प्लस का 15 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि वो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 4 लेंगे, यानी कि x का आंसर यहाँ पर कितना आएगा 4, क्लियर है। इसको सोल्व करके दिखाना आपको, मेरे पास जगह नहीं है तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, 10th क्लास के बच्चे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो x का आंसर 4 आ जाएगा। आगे बोला द कॉस्ट ऑफ पाविंग द वॉकवे एट द रेट ऑफ 50 पर स्क्वायर मीटर इज 12,000, ठीक है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द, एक सेकंड, इफ द कॉस्ट ऑफ पाविंग द वॉकवे एट द रेट ऑफ 50 पर स्क्वायर मीटर इज 12,000। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन दे दिया। इसने बोला है कि जो कॉस्ट है वो 50 रुपये पर स्क्वायर मीटर है, ठीक है, और टोटल जो कॉस्ट आई है वो आई है 12,000। तो आपको बताना है कि वॉकवे का एरिया कितना होगा। तो इसमें तो बहुत आसान है, टोटल कॉस्ट को सीधा 50 से डिवाइड करो और अपना एरिया निकालो। 0 से 0 कटा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 0, 240 मीटर स्क्वायर, यानी कि वॉकवे का जो एरिया आपके पास आया वो कितना आया 240 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर, क्लियर है। ये पार्ट भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लोन, जो पूरा का पूरा लोन है उसका पेरीमीटर निकाला। आपने x की वैल्यू निकाल ली 4, तो देखो टोटल डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, 12 + 2 × 4 8, तो ये हो जाएगी 20, और ये बनेगा 6 10 + 2 × 4 18। तो इसके साथ वॉकवे के साथ जो लोन है उसकी लेंथ हो जाएगी 20 और उसकी ब्रेथ हो जाएगी 18, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये बनेगा 2 × 38 और 2 × 60 और 16 76, तो जो पेरीमीटर होगा पूरे के पूरे लोन का वो कितना हो जाएगा 76 मीटर। क्लियर है। केस स्टडी वाला क्वेश्चन उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं 37 पे। इसमें दिया गया है एक लाइट हाउस है, कुछ इस तरीके से, ये सब कुछ फिगर दे रखा है, आप इसको पूरे को पढ़ लेना, मुझे ये फिगर से ही समझ आ जाएगा। बस मुझे ये पढ़ना है कि हाइट ऑफ द लाइट हाउस 50 मीटर है, ये 50 मीटर है, और पूछा क्या गया है, बाकी सब चीज़ें पूछ लेते हैं। देखो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, अगर ये वाला 30 है, सिर्फ इतना, इस लाइन वाला 30 है, तो ये वाला नीचे भी कितना होगा 30, और ये वाला पूरा 45 है इस लाइन वाला, तो ये भी कितना होगा 45। देखो ये वाला 90 है, ये 90 है स्टैंडिंग लाइन, अगर ये 45 होगा तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये जो एंगल बचेगा इतना, ये भी कितना होगा 45 डिग्री। क्लियर है भाई। देखो मैंने बोला कि ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों का सम 180 डिग्री होता है। अगर बड़े ट्रायंगल की बात करूँ, ये 30 है, ये 90 है, तो ये पूरा जो है कितना बचेगा, ये पूरा 60 बचेगा,
और 60 में से 45 मेरे पास इधर आ चुका है, तो सिर्फ इतने की अगर मैं बात करूँगा तो इतना मेरे पास 15 बचेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस के बेस से आपको शिप का डिस्टेंस निकालना है व्हेन इट इज एट पॉइंट क्यू वेयर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि बेसिकली आपको ये निकालना है। ठीक है, जब ये पॉइंट क्यू पे शिप यहाँ से चल रही है तो क्यू और ए के बीच का डिस्टेंस निकालना है। देखो 1045 होता है 1, तो 1045 की वैल्यू पुट करेंगे 1, क्लियर है, तो वो बनेगा 50/x, तो 50/x इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से x का आंसर भी क्या आ जाएगा 50, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा 50 मीटर। क्लियर है, पहले का आंसर आ गया मेरे पास। दूसरे में फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी बी ए, कहाँ पर है पी बी ए, देखो पी बी ए पूरा एंगल बताना, और पूरा एंगल हमने कितने का निकाला था 60 डिग्री का, तो ये तो हो गया 60 डिग्री। और क्यू बी ए ये हमने निकाला था 45 डिग्री, ये तो हम पहले ही निकाल लिए थे। क्यू बी ए 45 निकाल लिया था, पी बी ए 60 डिग्री निकाल लिया था। थर्ड पे आते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू। अब आपको पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो पहले मैं पी क्यू का डिस्टेंस कब निकालूंगा, जब मुझे पहले पी ए का डिस्टेंस मालूम होगा। तो पी ए का डिस्टेंस मुझे बड़े वाले ट्रायंगल से निकालना, जो बड़े वाला राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 1030 की वैल्यू 1/√3 है। तो अगर 1 की वैल्यू 50 है तो √3 की वैल्यू यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हो जाएगा 50√3। क्लियर है, और मुझे तो चाहिए बस इतना, तो पूरे में से 50 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 50√3 माइनस 50, यानी कि यहाँ से अगर मैं 50 को कॉमन लेता हूँ तो ये मेरे पास बचेगा √3 - 1, और मेरे ख्याल से यहाँ पे √3 वगैरह की कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है, तो सिर्फ इतना ही आंसर हम लोग छोड़ देंगे, 50 × √3 - 1 मीटर। आप लोग अपने आंसर्स मैच कर लेना। अच्छा, इसका बी पार्ट दिया है, द शिप कंटिन्यू मूविंग टुवर्ड्स द शोर एंड टेक 10 मिनट्स टू ट्रेवल फ्रॉम क्यू टू ए। क्यू से लेके ए तक इसको लगी 10 मिनट, 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द शिप फ्रॉम क्यू टू ए, इसको 10 मिनट लगे, तो क्यू टू ए ही आपको इसकी स्पीड बतानी है। तो देखो भाई, और स्पीड km/h में बतानी है, तो सबसे पहली बात तो डिस्टेंस कितना था 50 मीटर, इसको किलोमीटर में चेंज करो, डिवाइडेड बाय 1000, और स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम इसने लिया है 10 मिनट, और मिनट को चेंज करेंगे आवर्स में तो 60 ऊपर चला जाएगा। तो 1 2 2 0 यहाँ पर कट गए हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6/100, तो इसकी जो स्पीड आई 3/100, या फिर इसको लिखेंगे 0.03 km/h। ये हो जाएगी इसकी स्पीड km/h में। जिस भी बच्चे का जो भी आंसर है अपना चेक कर लेना। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पेपर के केस स्टडी का 38। इसमें ये सब कुछ डाटा दिया गया है, डाटा को आपको देखना है, रेनफॉल दे रखी है, नंबर ऑफ सब डिविजन्स दे रखे हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। इसमें बोला है राइट द मॉडल क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, मॉडल क्लास, तो आप इसको इसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा रिपीटिंग वैल्यू कौन सी है, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 7, तो मॉडल क्लास कौन सी होगी मेरे पास 600 to 800, तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया 600 to 800। फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। मीडियन निकालने के लिए पहले तो CF निकालना पड़ता है, CF निकालेंगे, ये बनेगा 3, फिर 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 4 18, 18 + 3 21, 21 + 3 24, ये आ गई हमारे पास CF की वैल्यू। तो CF निकालने के लिए, मीडियन क्लास निकालने के लिए n/2 निकालते हैं, n है यहाँ पर 24, तो 24 का हाफ हो जाएगा 12, तो मीडियन क्लास 12 है, 12 से बड़ा कौन सा है 14, तो जो मोड क्लास है वही मेरे पास मीडियन क्लास है, ये वाली। ठीक है, तो मीडियन क्लास की सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। बेसिकली हमें यहाँ पर मीडियन ही निकालना है, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारे पास इक्वल्स टू L + n/2 - CF/F × H। तो जो CF होगा वो होगा इससे जस्ट पहले वाली वैल्यू, यानी कि 7, L होगा इसमें 600, सीधा वैल्यू पुट कर लेते हैं, L की वैल्यू 600, देखो लोअर लिमिट 600 है, प्लस n/2 आपने निकाला है 12, माइनस CF इससे जस्ट पहले वाली वैल्यू जो कि है 7, अपॉन में फ्रीक्वेंसी है 7, यही देखो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी लेनी है, इनटू हाइट हो जाएगी 800 - 600 यानी कि 200। तो देखो 12 में से 7 गया 5, 5/7, ये बना 600, प्लस 5/7 का मतलब 1000, 5 को 200 से गुणा करोगे तो 1000/7, 7 6 4200, ये बना 5200/7। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास मीडियम 5200/7, इसको पॉइंट में निकालना, 7 7 49, 3 7 चौक 28, 28 के बाद बचे 2, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 4 7 5 35, और फिर ऐसे चलता रहेगा, तकरीबन 742.85। तो मीडियन क्लास आप लोगों बच्चे चेक कर लेंगे, लगभग 742.85 हमारे पास आ रहा है। इसके आसपास थोड़ा बहुत आंसर में 742 के बाद चल जाएगा अगर कुछ भी दिक्कत है तो, बट 742 का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्लियर है, तो इसी का और देखते हैं, और में आपको निकालना है इसी का मीन। अब मीन तो बहुत आसान है मीन के लिए बस यहाँ पर XI चाहिए, XI होता है दोनों का सम/2, 400 + 200 600, 600 का आधा 300, फिर 600 400 1000 500, मतलब 200 का डिफरेंस है तो 300 500, ये 700,
फिर 900, फिर 1100, फिर 1300, ठीक है। और ये होती है हमारे पास FI। उसके बाद आपको निकालना होता है FI XI, तो निकाल लेंगे 3 × 300 ये बनेगा 900, फिर 4 पंजे 20 ये बन जाएगा 2000, फिर 4900 ये 49 है, ठीक है। 3 हो चुके हैं, चौथे पे आते हैं 9 4 3600, उसके बाद आते हैं 3 × 11 3300, एक सेकेंड रुकिएगा, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं 3300। अच्छा, उसके बाद बचता है 3 × 13 3900। क्लियर है भाई, सभी को ऐड कर लेंगे। लास्ट में सभी के 2 0 हैं तो 2 0 एज इट इज़। 9 और 3 12, 12 और 6 18 और 9 27, नहीं 3 0 नहीं है, एक 900 भी है, सॉरी 2 0 हैं, ठीक है। दोबारा ऐड करते हैं, सॉरी 9 और 3 12 और 6 18 और 9 27 और 9 36, 3 बचेगा, 3 6 9 12 4 16 2 18, तो ये आया 18400। और मीन निकालने के लिए इसको 24 से डिवाइड कर देंगे, तो 18600 भाग 24, 6 से कटेगा, 6 चौक 24, 6 3 18, 6 कम 6 4, फिर से कटेगा, 4 7 28 3, फिर से 4 7 28 और 4 5 20, तो इसका जो मीन आया वो कितना आया 775। तो प्यारे बच्चों चेक कर लेना, मीन सभी का यही होना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने कहीं पे कोई एडिशन में कोई गलती की है तो उसको कमेंट में बता देना। वैसे मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ ठीक किया, फिर भी गलती हो जाती है। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं। इसने बोला है इफ द सब डिवीजन हैविंग एटलीस्ट 800 mm रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन इज कंसिडर्ड टू ए गुड रेनफॉल। कम से कम 800 तो होनी चाहिए, 800 से कम को गुड नहीं माना जाएगा। देन हाउ मेनी सब डिवीजन हैड गुड रेनफॉल, देखो मिनिमम 800। अब यहाँ पे ये जो 600 से 800 है ना, इसको हम लेते हैं 600 से 799, मतलब हम इसको एग्जैक्ट 800 नहीं लेते, एग्जैक्ट 800 हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो मिनिमम 800 चाहिए, तो इससे नीचे तो 800 से ऊपर ही है सारी, तो ये हो जाएंगे 4 + 3 7, 7 + 3 10, तो टोटल ऐसे कितने सब कॉन्टिनेंट है 10। तो ये हुआ आपका 3 पार्ट्स में पूरा का पूरा पेपर सोल्व। किसी बच्चे को किसी भी सॉल्यूशन में डाउट है तो कमेंट करके बताएंगे, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ जिनको भी इस पेपर की नीड है। थैंक यू।